तो कहानी की शुरुआत समंदर में तैर रहे एक ताबूत से होती है, जिसको मछली पकड़ने आया हुआ एक मछुआरा अपनी नाव पर लाकर खोलता है। उस ताबूत में एक रानी की लाश और एक जिंदा बच्चा होता है, जिसको देखकर मछुआरा काफी हैरान हो जाता है और उसे बच्चे पर तरस आ जाता है। इसलिए वह उस बच्चे को अपने पास रखकर उसका नाम पर्सियस रख देता है और पर्सियस को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। जब बचपन के समय में ही पर्सियस को उससे बातें करते हुए समझ आ गया था कि असल में वह मछुआरा उसका असली पिता नहीं है, मगर उसके बाद भी वह मछुआरा उससे यही कहता कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, और मछुआरे की बीवी कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 11 साल आगे बढ़ जाती है, जब तक पर्सियस काफी बड़ा हो चुका था और अभी भी वह अपने माँ बाप यानी मछुआरे और मछुआरन के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आंग्रोस नाम के राज्य के पास आया हुआ था, क्योंकि काफी समय से उन्हें समंदर में कोई भी मछली नहीं मिल रही थी। और इस सब का जिम्मेदार मछुआरा देवताओं को ठहराता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी भी होता है। पर पर्सियस और उसकी माँ जैसे तैसे करके उसको संभाल लेते हैं। जिसके बाद आगे जाते हुए उसकी नजर आंग्रेस राज्य के जीसस की एक बहुत बड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसको आंग्रेस राज्य के सिपाही अपने राजा के आदेश पर समंदर में गिरा देते हैं। असल में वह आंग्रेस राज्य के राजा को भी देवताओं की वजह से परेशानियां हो रही थी और उसका मानना था कि अगर देवता उनकी पूजा करने के बाद भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूजा करने का क्या मतलब। खैर, अभी उस मूर्ति के समंदर में गिरते ही उसकी वजह से समंदर में कुछ लहरें बनती है, पर तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और समंदर में से कुछ नर्क के बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस निकलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें असल में देवताओं ने ही भेजा होता है, क्योंकि उन सिपाहियों ने उनका तिरस्कार किया था। अब वो सिपाही उन राक्षसों से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाते। जिसके बाद वो राक्षस आपस में मिलकर नर्क का राजा हेडिस बन जाते हैं, जिसको इंसानों पर काफी गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसका तिरस्कार किया था। इसलिए वो गुस्से में पर्सियस की बोट पर भी हमला करता है और पर्सियस को समंदर में डुबा देता है। जिसके दौरान पर्सियस जैसे तैसे करके बोट पर आता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपने माता पिता को नहीं बचा पाता। उसके माता पिता हेडिस की वजह से मारे जाते हैं। अपने माता पिता को खोने के बाद पर्सियस काफी दुखी हो जाता है। वही अब ज्यूस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है कि अब इंसान उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल में इंसानों के प्रार्थना करने की वजह से उन लोगों की अमरता बरकरार रहती है। तभी हेडिस अपने भाई बहनों के पास आकर उन्हें आज हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि आंग्रेस के राजा को सजा दी जाएगी। इस चीज के लिए वो ज्यूस से इजाजत मांगता है। जैसे अब ज्यूस को भी लग रहा था कि लोगों ने उनकी पूजा करना छोड़ दिया है, अब उन्हें ये सबक सिखाने के लिए शायद उसे डराने का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए वो हेडिस को इस काम की इजाजत दे देता है। वही अब पर्सियस को आंग्रेस के कुछ बचे हुए सिपाही बेहोशी की हालत में अपने साथ राज्य में लेकर आए होते हैं। जब पर्सियस को होश आता है तो वो देखता है कि जिस गांव में वो है वहाँ की हालत काफी बुरी है, और ये देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर इसके बाद जब सिपाही उसको अपने साथ महाराज के महल में लेकर जाते हैं तो पर्सियस को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि असल में महाराज सीपीएस के गांव के लोग जितना ज्यादा गरीबी और लाचारी से जी रहे हैं, उतना ही सीपीएस के महल में किसी भी शान और शौकत की कमी नहीं थी, और वह अपने मनोरंजन के लिए ही आधा पैसा लुटाने को भी तैयार रहता था। अब जैसे ही सीपीएस को पता चलता है कि उसके सिपाहियों को ज्यूस की मूर्ति को पानी में गिराने के बाद हेडिस ने गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया है, तो सीपीएस उल्टा इस बात पर खुश होने लगता है, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी कि देवताओं को उनकी प्रार्थनाओं से ही शक्ति मिलती है, और अब वे उनकी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे होंगे। अब इसके बारे में वह बता ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी एंड्रोमेडा उन्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से देवता उनके गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, और ऐसे में सारे सिपाही मारे भी जा रहे थे। पर इसके बाद भी सीपीएस उसकी बात को नहीं मानता और आगे और बड़े बड़े कदम उठाने का फैसला करता है। अब उतने में ही वहाँ पर हेडिस आ गया था, जो अपनी ताकत की मदद से वह मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार देता है। जिसके दौरान पर्सियस भी गुस्से में उन पर हमला करता है, जिस पर हेडिस उस पर भी हमला करके उसे दूर फेंककर खत्म करने की कोशिश करता है, मगर किसी वजह से पर्सियस उसके वार से बच जाता है। जिसके बाद हेडिस पहले तो सीपीएस की बीवी को अपनी शक्तियों से पल भर में ही बूढ़ा कर देता है और सीपीएस को चेतावनी देते हुए बताता है कि अब उसको और उसके राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हेडिस ने अपने बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक जीव क्रेकन को आंग्रेस को बर्बाद करने का निर्देश दे दिया है, जो 10 दिन होते ही आंग्रेस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और अब अगर सीपीएस को अपने राज्य को बचाना है तो उसे अपनी बेटी एंड्रोमेडा को क्रेकन के सामने कैदी बनाकर ईश्वर से माफी मांगनी होगी, जिसके बाद क्रेकन उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाएगा और बदले में सीपीएस का राजपाट बचा रहेगा। अब वैसे पर्सियस वापस से हेडिस पर हमला करने वाला था, मगर तभी एक औरत बीच में आकर
उसे रोकते हुए कहती है कि सही समय का इंतजार करो। तभी हेडिस पर्सियस को यह बात बताकर चला जाता है कि तुम ज़्यूस के बेटे हो और आधे देवता हो, जिसके बारे में जानकर पर्सियस और वहाँ के सारे मौजूद लोग एकदम से हैरान हो गए थे। वही अब तक ज़्यूस को भी पता चल गया था कि उसका बेटा पर्सियस अभी आंग्रेस राज्य में है, मगर जैसे ही कहीं ना कहीं वह जानता था कि पर्सियस में भगवती खून है, इसलिए वह थोड़ा सा सोचने लगता है कि उसे सच में पर्सियस की मदद करनी चाहिए या नहीं। वही अब तक सीपीएस के सेनाधिकारियों ने पर्सियस से पूछताछ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद देवताओं ने ही पर्सियस को उनके राज्य में और तबाही मचाने के लिए भेजा होगा, जिस पर पर्सियस उन्हें मना करने लगता है। उतने में ही वह सीपीएस खुद भी आ गया था, जिसके हिसाब से अगर सच में पर्सियस आधा देवता है तो वह शायद उन लोगों को बचा सकता है, लेकिन पर्सियस इसके लिए भी मना कर देता है। और तब एंड्रोमेडा उससे इतना ज्यादा परेशान देखकर समझ जाती है कि पर्सियस पक्का हम लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, इसलिए वह खुद की बलि देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बदले में वह अपने पिता को पर्सियस को छोड़ने के लिए कहती है। मगर सीपीएस पर्सियस के मना करने की वजह से गुस्से में उसे काल कोठरी में डाल देता है, जहाँ पर्सियस खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वह अपने मछुआरे पिता की मौत का बदला हेडिस से लेना चाहता था। उतने में ही वहाँ वो औरत आ गई थी जिसने पर्सियस को हेडिस के ऊपर हमला करने से रोका था, और उसके हिसाब से पर्सियस सच में ज़्यूस का बेटा है। असल में वह खुद भी देवताओं की एक सिपाही है, जिसको देवताओं ने ही जमीन पर भेजा था ताकि वो पर्सियस पर नजर रख सके, जिसका मतलब था कि बचपन में उसने ही पर्सियस को मछुआरे के पास उसकी जान बचाने के लिए पहुंचाया था, और आज समंदर के पास भी आंग्रेस राज्य के सिपाहियों को उसने ही भेजा था ताकि पर्सियस की जान बच सके, क्योंकि उसके हिसाब से पर्सियस क्रेकन को मारने के लिए ही पैदा हुआ है, और भविष्यवाणी के मुताबिक उसकी किस्मत खुद उसे वहां तक लेकर आई थी। तब वह बताना चालू करती है, असल में जब ओलंपियस के सारे देवी देवता इंसानों पर ध्यान ना देकर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो गए थे, तो गुस्से में आकर एक राजा ने देवताओं के राज को खत्म करने की ठान ली थी, जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों के साथ ओलंपियस पर्वत पर ही कब्जा कर लिया था, जिससे यूनानी देवता ज़्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वह राजा को नीचे दिखाने के लिए रात में उसके घर में उसका रूप लेकर चला जाता है, जहाँ रात के अंधेरे में ज़्यूस ने राजा की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर असली राजा आ जाता है, जिसे देखकर ज़्यूस तो हंसते हुए वहाँ से पक्षी बनकर चला गया था, मगर इससे राजा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे ज़्यूस के बच्चे को जन्म लेने देता है, और बाद में अपनी बीवी और उस बच्चे दोनों को ही जिंदा एक ताबूत में डालकर समंदर में फेंकने लगता है, जिससे गुस्से में आकर ज़्यूस ने उस राजा पर बिजली का वार करके उसे एक बद्दा राक्षस बना दिया था। लेकिन उसके बाद भी राजा जैसे तैसे ताबूत को समंदर में फेंकने में सफल हो गया था। अब वर्तमान में पहले तो पर्सियस को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन औरत उसको सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद पर्सियस को यह बात तो समझ आ गई थी कि बेशक वो क्रेकन को जान से मारे या ना मारे, पर वो हेडिस से बदला तो लेकर ही रहेगा। तब वो औरत पर्सियस को बताती है कि असल में हेडिस का सबसे बड़ा हथियार खुद क्रेकन ही है, जिसकी मदद से उसने अपने पिता जो असल में एक टाइटन थे उनको तक खत्म करवा दिया था। इसलिए अगर पर्सियस क्रेकन को खत्म कर देता है तो वह बाद में बड़े आराम से हेडिस को मार सकता है। तब पर्सियस को उसकी सब बातों पर यकीन हो जाता है, इसलिए वह औरत ड्रैको के पास जाकर उससे बातें करते हुए उसको पर्सियस को सडाचन की डायनो तक लेकर जाने को कहती है, क्योंकि बस वही थी जो क्रेकन को मारने का तरीका बता सकती है। जिस पर पहले तो ड्रैको वह जाने से मना कर देता है, क्योंकि असल में वह जगह एक तो काफी दूर थी और आज तक वैसे भी कोई इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाया था। जिस पर वो औरत उसे याद दिलाती है कि पर्सियस कोई साधारण देवता नहीं है, जिसका मतलब है कि वो उन्हें बड़े आराम से वहां तक पहुंचा सकता है। यह सब सुनकर ड्रैको भी उनका साथ देने का फैसला करता है और अपने कुछ सिपाहियों के साथ औरत और पर्सियस को लेकर उन डायनों को ढूंढने जाने के सफर पर निकल जाता है। वही अब तक उसकी इस योजना के बारे में हेडिस को भी पता चल गया था, इसलिए वो उस राजा को ढूंढता है जिसको ज़्यूस ने बिजली के हमले से एक राक्षस में बदल दिया था, और अभी वह जमीन के नीचे मुंह छुपाकर कोलंबस के नाम से रहता है। कोलंबस खुद भी ज़्यूस से अपनी इस हालत का बदला लेना चाहता था, इसलिए हेडिस उसको पर्सियस के बारे में सब बताते हुए उसे पर्सियस को खत्म करने को कहता है, जिसके बदले में वह उसके लिए ज़्यूस को मारने के लिए भी तैयार था, क्योंकि असल में हेडिस के टाइटन यानी कि अपने पिता को हराने के बाद उसके सभी भाई और बहनों को अच्छी अच्छी जगह पर शासन मिल गया था, और बस हेडिस ही था जिसे नर्क का राजा बनाया गया, जबकि वह ज़्यूस की गद्दी चाहता था। इसलिए कोलंबस भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए हेडिस ने उसे अपनी कुछ शक्तियां भी दे दी थी। वही अब तक पर्सियस भी ड्रैको आयो के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, जहाँ रास्ते में ड्रैको उसे तलवारबाजी भी सिखाता है, जिसको पर्सियस ज़्यूस का बेटा होने की वजह से
वो जल्दी सीख भी जाता है, जिससे ड्रैको खुद भी काफी हैरान था। इवन कहीं ना कहीं इससे ज़्यूस को भी थोड़ी सी खुशी हुई थी, इसलिए वो पर्सियस को एक देवता की तलवार गिफ्ट करता है जो पर्सियस को जंगल में ही मिलती है। पर उसको देखने के बाद ड्रैको समझ गया था कि ये ज़्यूस ने पर्सियस के लिए ही भेजी है। मगर पर्सियस क्रेकन को हराने के लिए देवताओं की तरफ से कोई भी तोहफा नहीं चाहता था, इसलिए वो उस तलवार को ड्रैको को देते हुए आइयो के साथ आगे बढ़ने लगता है। जब उसको उड़ने वाले घोड़े दिखाई देते हैं जिनके पास वो जा ही रहा था कि तभी उसके पास एक ब्लैक कलर का घोड़ा आता है, जो कि शुरू में तो काफी गुस्से में था, पर जैसे ही आइयो उस घोड़े के सामने आती है वैसे ही वो शांत हो जाता है, क्योंकि असल में वह घोड़ा देवताओं ने ही एक समय पर आइयो को तोहफे में दिया था। जिसके बाद एक देवता को आइयो से प्यार भी हो गया था, लेकिन आइयो ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसे ओलंपस से निकाल दिया गया और बाद में वह चुपके पर्सियस पर नजर रखने लगी। अब वो इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी पर्सियस को पास से कुछ सिपाहियों के चलने की आवाज आती है और जब वो भागकर वहां जाता है तो अपने सामने कोलंबस को देखता है, जिसने उन सिपाहियों को बेरहमी से जान से मार दिया था, जिसे देखकर पर्सियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी कोलंबस ने पर्सियस को लात मार के उसे बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वह काफी तेजी से भागते हुए अपनी तलवार लेकर पर्सियस के ऊपर कूदता है। मगर पर्सियस किसी तरह उसके वार से बच गया था, जिसके बाद वो भी अपनी साधारण तलवार से कोलंबस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोलंबस उसे बड़े आराम से हरा देता है, जिसके दौरान वो उसके हाथ पर बहुत जोर से काट भी लेता है। तभी वह ड्रैको के कुछ सिपाही पर्सियस की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कोलंबस उनको भी बुरी तरह से हरा देता है। जिसके बाद उसने पर्सियस के सर को पकड़ लिया था ताकि वह उसके सर को हाथों से ही कुचल सके और उसकी जान ले सके। पर्सियस भी काफी कोशिश करने के बावजूद उससे छूट नहीं पा रहा था, पर तभी वहाँ पर ड्रैको आकर कोलंबस के एक हाथ को ही काट देता है, जिससे पर्सियस छूट जाता है। लेकिन कोलंबस दर्द में कर्राते हुए वहाँ से भागने लगता है, जिसके दौरान सबने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। मगर अभी किसी को यह ध्यान नहीं था कि कोलंबस का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे एक बड़े से बिच्छू में तब्दील हो रहा था। इवन जहाँ जहाँ उसका खून गिरा था वहाँ भी वैसे ही बिच्छू बनते जा रहे थे। खैर पर्सियस और उसके साथियों ने कोलंबस का काफी दूर तक एक रेगिस्तानी हिस्से तक पीछा करके उस पर हमला करते हुए उसे पकड़ लिया था, जिसके दौरान वे उस पर एक के बाद एक हमला करके उसे खत्म करने ही वाले होते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ से जमीन हिलने लगती है, जिससे सब लोग हैरान होकर नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिच्छू आ गया था जो सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कोलंबस से सबका ध्यान भटकने के कारण कोलंबस को भी वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। तब बाकी सबको भी उसे छोड़कर बिच्छू से लड़ाई करनी पड़ती है, जिसके दौरान वो बिच्छू ड्रैको के सिपाहियों को बुरी तरह से अपनी पूंछ से मारकर दूर दूर तक फेंक देता है। यह देखकर ड्रैको मौका मिलते ही जल्दी से उस बिच्छू के ऊपर कूदते हुए उसके शरीर में अपने दोनों खंजर घुसा देता है। तभी उसका एक आदमी उसकी ओर एक भाला भी फेंकता है, जिसे भी ड्रैको उस बिच्छू के शरीर में घुसा देता है, जिससे वो बिच्छू वहीं पर मारा जाता है। पर अब तक वह और भी वैसे ही बिच्छू आकर सब पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक बिच्छू लड़ते हुए पर्सियस को अपने पंजों में पकड़ लेता है। उसे अपने डंक से मारने ही वाला होता है कि तभी ऊपर की ओर से आइयो एक हथियार से बंधी हुई रस्सी को फेंक कर उस बिच्छू के डंक को ही काट देती है। तब इससे गुस्से में आकर वह बिच्छू आइयो का पीछा करने लग गया था। इससे वो भी बचकर वहां से भागना शुरू कर देती है। उस जगह पे काफी सारी टूटी फूटी दीवारें भी बनी हुई थी, जिनके बीच से होते हुए आइयो भाग रही होती है, पर वो बिच्छू गुस्से में सभी दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। यह देखकर पर्सियस आइयो की मदद करने के लिए उसके पास आता है, जिसके बाद वे दोनों ही भागते हुए और आगे तक आ गए थे, और उसके बाद भी बिच्छू ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। जो देखकर पर्सियस कुछ सोचते हुए आइयो को थोड़ा सा धक्का देता है और अकेले ही बिच्छू से लड़ाई करना शुरू कर देता है। उस समय बिच्छू ने दीवार तोड़ते हुए लंबी छलांग लगाकर पर्सियस पर हमला किया था, जिससे सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पर्सियस मारा गया। मगर तभी पर्सियस उस बिच्छू का पेट फाड़कर बाहर आ जाता है, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वह ड्रैको के बचे हुए सिपाही भागते हुए आते हैं, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे बड़े बड़े बिच्छू आ रहे थे, जो जल्दी पर्सियस और उसके सभी साथियों को घेर के उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक वो रुक जाते। तभी पर्सियस और उसके साथियों को पास से कुछ लोगों की चैंटिंग सुनाई देने लगती है। तब उनको देखकर ड्रैको बताता है कि वो लोग असल में जिन थे, जो वैसे तो इंसान के दुश्मन है, पर पता नहीं उन्होंने अभी पर्सियस की मदद क्यों की। इसलिए ड्रैको पर्सियस को उनसे बात करने के लिए मना करता है। मगर पर्सियस उनके लीडर से प्यार से बात करने की कोशिश करता है कि तभी उसके हाथ में कोलंबस की काटी गई जगह पर असहनीय दर्द होने लगता है, जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। वो जहर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे पर्सियस की मौत हो सकती थी। इसलिए फिलहाल के लिए जिनका लीडर पर्सियस और उसके साथियों को अपने साथ अपने कबीले में ले जाता है, जहाँ आइयो एक टेंट में पर्सियस का इलाज करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान वो उसको पानी पिलाकर टेंट से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पर जिनका लीडर आकर अपनी जादुई छड़ी की आग से पर्सियस के साथ कुछ करने लगता है, जिसको देखते ही ड्रैको ने
उसके ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। पर तब जिनका लीडर भी ड्रैको और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है और उन्हें बताता है कि वो बस पर्सियस की मदद करना चाहता है, क्योंकि असल में वह सभी देवताओं के श्राप की वजह से ऐसी नीली आंखों वाले खतरनाक और बद्दे जिन बन गए थे और काफी समय से वह पर्सियस जैसे की तलाश में थे जो देवताओं को हराने में उनकी मदद कर सके, जिससे वह लोग देवताओं से अपना बदला ले पाएंगे। तब तक पर्सियस भी जिनकी इलाज की वजह से ठीक हो गया था, जो देखकर ड्रैको को भी जिनकी बातों पर भरोसा हो जाता है। खैर अब तक उस जिन ने रेगिस्तान में बड़े बड़े बिच्छुओं में से कुछ बिच्छुओं को अपने वश में कर लिया होता है, जिनको लेकर वह अगले दिन पर्सियस और उसके साथियों के पास आता है, क्योंकि वो भी अब उनके साथ उन डायनों के पास जाना चाहता है। जिसके बाद काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग एक बड़े से पथरीले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर वो डायन रहती है। अब जैसे जैसे पर्सियस और उसके साथी ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ का मौसम खराब होता है। तब सबसे ऊपर जाने पर उनके सामने खतरनाक दिखने वाली 3 डायन आ जाती है, जिनमें से एक के हाथ में आंख होती है और उसी से वह तीनों देखा करती थी। खैर अभी पर्सियस जब उनसे क्रेकन को हराने का तरीका पूछता है, तो पहले तो वह उससे उसके बदले में कोई बलिदान मांगती है, जिस पर पर्सियस उन्हें मना कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सियस पर हमला करना शुरू कर देती है। काफी कोशिशों के बाद पर्सियस उनसे उनकी आंख छीन लेता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी देता है, जो सुनकर तीनों डायन ने डर जाती है, क्योंकि उस आग के बिना वह अपनी सारी शक्तियां खो देगी। इसलिए अब वो उसे बताती है कि क्रेकन को हराने के लिए उसे मौत की दुनिया के उस पार जाकर मेडुसा का सर काट कर लाना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने आते ही हर कोई पत्थर बन जाता है और पर्सियस किसी भी हाल में उसे नहीं हरा सकता। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी पर्सियस उसे हराने का फैसला करता है और आग को वापस करने के बाद अपने साथियों को लेकर पहाड़ के नीचे आ जाता है, जहाँ आते ही काफी सारे सिपाहियों ने अब पर्सियस का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए वह वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जब बचे हुए लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तो पर्सियस पास में घूमने के लिए निकल जाता है, जब उसके सामने खुद ज़्यूस आकर उसे क्रेकन को मारने से मना करने लगते हैं, क्योंकि मेडुसा को हराना एकदम नामुमकिन है और इसके बदले में ज़्यूस पर्सियस को अमर बनाना और उसे ओलंपस में रहने का वादा करते हैं। मगर पर्सियस इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इंसानी जिंदगी ही पसंद थी और वह आम इंसान की तरह ही जीना चाहता था। अब कहीं ना कहीं ज़्यूस को भी उसकी बातें काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसकी तरफ से एक सोने का सिक्का उछालते हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि मौत की दुनिया में जिंदा शरीर लेकर जाने के लिए ऐसे सोने के सिक्के की जरूरत पड़ती है। तब मौत की दुनिया के दरवाजे पर जाने के बाद पर्सियस वो सोने का सिक्का हवा में उछालता है, लेकिन जिन ने उसको पकड़कर पास के तालाब में डाल दिया था, जिसके बाद मौत खुद ही एक बड़ी सी नाव में उनको लेने के लिए आती है, जिसको उसके ही 2 राक्षस खींच रहे थे। और इसके बाद वह पर्सियस और उसके साथियों को तालाब की दूसरी ओर यानी कि अपनी दुनिया में छोड़ देते हैं। तब आयु की चिंता करते हुए पर्सियस ने उसे एक जगह पर उसका इंतजार करने को कहा और वो बाकी सबके साथ उस इमारत में चला गया था जहाँ मेडुसा रहती थी। अब आगे जब पर्सियस और उसके साथी उस इमारत के अंदर से होते हुए मेडुसा की गुफा के अंदर घुसते हैं, तो गुफा में सब जगह अंधेरा, पत्थर से बने हुए लोग और हवा में एक अजीब सा डर था और वहाँ की जमीन जगह जगह से टूटी हुई थी, जिसमें से लावा जैसी रोशनी चमक रही थी, जिसमें से कुछ सिपाही ढाल लेकर आगे तो कुछ तीर कमान लेकर साइड में थे। तभी पीछे से कुछ आवाज आई और एक सिपाही ने मुड़कर देखा ही था कि वो तुरंत ही पत्थर का बन गया और दूसरे सिपाही को मेडुसा ने तीर से मार दिया था, जिसे देखकर सब में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ तो मेडुसा तेज रफ्तार से उनका शिकार कर रही थी, जबकि सिपाही बस अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पर्सियस के साथ आया हुआ जिन लगभग लावा में डूबने के कगार पर था, मगर पर्सियस उसे तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच लेता है। मगर लड़ाई के दौरान उसके साथी एक के बाद एक पत्थर बनने लगते हैं और आखिर में पर्सियस, ड्रैको और जिन ही बचते हैं, जिन्हें देखकर गुस्से में मेडुसा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तब ड्रैको तो ऊपर ही कुछ चीजों को संभालने लगता है, मगर पर्सियस और जिन भागते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ मेडुसा लगातार उनका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से पर्सियस जिनको एक टूटे हुए खंबे के पीछे छुपाकर खुद मेडुसा के सामने भागता है, जिससे मेडुसा पर्सियस के पीछे पड़ जाती है और जिन के पास गलती से उस पर हमला करने का मौका होता है। मगर जिन उस पर हमला करने से पहले ही मेडुसा जिन को पत्थर बनाने की कोशिश करती है, मगर जिनकी नीली आंखें जादुई होने की वजह से मेडुसा की शक्तियां उस पर काम नहीं करती और तब जिन मेडुसा को घायल करने के लिए अपने शरीर को धमाके से बर्बाद कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही ऊपर से ड्रैको भी एक पत्थर पर छलांग लगाता और पत्थर समेत मेडुसा की पूंछ पर आकर गिरता है, जिससे अब मेडुसा कहीं नहीं जा सकती। इसलिए वो गुस्से में आकर ड्रैको को पत्थर बनाकर पर्सियस के सामने बेरहमी से मार देती है। तब पर्सियस गुस्से में अपनी ढाल में मेडुसा का प्रतिबिंब देखता है, जिसके दौरान मेडुसा उससे बिल्कुल पास आकर उस पर हमला करने ही वाली थी कि पर्सियस आंखें बंद कर अपनी तलवार उसकी ओर घुमा देता है, जिसके दौरान पर्सियस का निशाना सही लगने की वजह से
मेडुसा का सर धड़ से अलग हो गया था। जिसके बाद वो सभी साथियों के मरने के गम को दिल से लगाकर मेडुसा के सर को लेकर आइयो के पास बाहर आता है, जहाँ आइयो उसे देखकर खुश हो रही थी, मगर तभी वह कोलंबस ने आकर आइयो को स्टैब करते हुए अधमरा कर दिया था। ये देखकर पर्सियस तुरंत ही कोलंबस से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, मगर कोलंबस का एक हाथ कटा होने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसलिए पर्सियस पास में पड़ी ज़्यूस की दी गई तलवार को उठाकर उससे लड़ाई करता है, जिससे कुछ ही वार से कोलंबस की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी और वह इंसान बनकर जमीन पर गिर गया था। जिसके बाद पर्सियस भागता हुआ आइयो के पास उसे बचाने के लिए जाता है, मगर आइयो उसे आंग्रेस राज्य में जाकर बाकी सबको बचाने के लिए कहती है, क्योंकि आज ही 10वां दिन था और अगर पर्सियस जाकर वहाँ के लोगों की जान नहीं बचाता तो इतने सारे लोगों का बलिदान बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलते ही आइयो की भी मौत हो जाती है और देवताओं के साथ रहने की वजह से वह धूल बन के उड़ जाती है। तब पर्सियस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो आइयो से बहुत प्यार करता था। पर तभी वह आइयो का उड़ने वाला घोड़ा आता है, जो पर्सियस को अपने साथ आंग्रेस राज्य की तरफ ले जाने के लिए आया था, जहाँ अब तक पर्सियस के ना आने की वजह से डर के मारे सीपियस ने सच में एंड्रोमेडा की कुर्बानी के लिए उसे क्रेकन के सामने लटका दिया था। और अब तक सच में क्रेकन समंदर से निकलकर उस राज्य को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसके साथ साथ ओलंपस भी बर्बाद हो रहा था। और तब जाकर हेडिस ज़्यूस को बताता है कि असल में उसने देवताओं को मूर्ख बनाया है, क्योंकि क्रेकन असल में दुनिया में जितनी बर्बादी करेगा उतना ही उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। इसलिए उसने इंसानों को दुखी किया था और ज़्यूस के खिलाफ भड़का दिया था। अब यह सब सुनकर ज़्यूस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर जैसे कि हेडिस भी काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ज़्यूस खुद भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वही अब तक पर्सियस भी आंग्रेस राज्य में पहुंच जाता है, जिसके बारे में पता चलते ही हेडिस खुद भी उसे रोकने के लिए आता है, जिसके दौरान पर्सियस के ऊपर वही बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस हमला करते, जिन्होंने एक समय पर पर्सियस से मेडुसा के सर को भी ले लिया था। मगर पर्सियस उन्हें हराते हुए वापस से उस सर को हासिल करता है और केकन को राजकुमारी को खत्म करने से पहले वो उसे पत्थर बनाकर उसे मार देता है, जिसके दौरान क्रेकन का शरीर पत्थर बन के टूटने लगता है, जिसके जमीन पर गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है और एंड्रोमेडा खुद भी समंदर के पानी में गिर जाती है, जहां हाथ बंधे होने की वजह से वह बाहर भी नहीं आ सकती थी। तभी पर्सियस के सामने हेडिस भी आ जाता है, जिसको देखकर पर्सियस गुस्से में ज़्यूस से मदद मांगते हुए उसकी तलवार में ज़्यूस की बिजली मांगता है और उस बिजली से हेडिस पर जोरदार हमला करके उसे वापस से नर्क में भेज देता है। जिसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए समंदर के अंदर कूद जाता है, जहाँ से वह एंड्रोमेडा को बचाकर बाहर ले आता है। जिसके बाद एंड्रोमेडा उससे शादी करने का प्रस्ताव रखती है, मगर पर्सियस उसे मना कर देता है, क्योंकि वो आइयो से प्यार करता था। खैर, अब एंड्रोमेडा के आंग्रेस राज्य में वापस जाने के बाद पर्सियस के पास वापस से ज़्यूस आता है और जैसे कि पर्सियस ने हेडिस और क्रेकन को हराकर इंसानों और ओलंपस दोनों को ही बचाया था, इसलिए ज़्यूस उसके लिए आइयो को फिर से जिंदा कर देते हैं, ताकि पर्सियस अपनी पसंदीदा औरत के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।